हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे हम और उसमें मेवाड़ रियासत हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लासों में हमने जो है जैत्र सिंह तक आ चुके थे। आज हम जैत्र सिंह के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि जैत्र सिंह के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन जैत्र सिंह के बारे में बनते हैं। एक बड़ा शासक, अब तक के शासकों में हमने शुरुआत से स्टार्ट की, उसमें एक बप्पा रावल के बारे में पढ़ा कि बप्पा रावल महान शासक थे। सबसे प्रतापी शासक की बात करें शुरुआत के में तो वो बप्पा रावल आते हैं। बप्पा रावल के बाद में फिर हमने एक अल्हड़ शासक पढ़ा जिसके बारे में कुछ जानकारी हमें यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब की क्लास जो है वो जैत्र सिंह से संबंधित है दोस्तों, और जैत्र सिंह के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जैत्र सिंह का जो शासन काल था वो था 1213 ईस्वी से 1250। एवरेज शासन काल आपको ध्यान रहे कि हाँ किस समय की हम बात कर रहे हैं, तो इनके काल की बात कर रहे हैं, 1213 से 1250 की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले आगे बढ़ते हैं। देखो जैत्र सिंह के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। अलग अलग इतिहासकार इसकी अलग अलग डेट बताते हैं, जेम्स टॉड अलग बताते हैं, जीएस ओझा अलग कहते हैं इसको, पर अमूमन जो ज्यादातर इतिहासकारों का मान्य मत है वो 1227 ईस्वी का है। भूताला एक स्थान है जो नागदा के निकट पड़ता है, नागदा उदयपुर में। भूताला जो है नागदा के निकट है। और यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन? दिल्ली का शासक। इल्तुतमिश था दिल्ली का शासक। दिल्ली का शासक आता है और आक्रमण करने के लिए आता है। भूताला नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध होता है। इस युद्ध में जो वीरता दिखाई थी वो जैत्र सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम था बालक और एक का नाम था मदन। नाम बालक है पर काम ये समझ लो कि बहुत वीरों के, यानी मैं कहूं कि सूरवीरों के काम किए थे इसने। और बालक और मदन ने इल्तुतमिश की सेना के छक्के छुड़ा दिए। आगे बात करें हम कि इसी युद्ध के बारे में कई सारी और जानकारियां हैं। मैं थोड़ा सा आपको दूसरे परिचय की ओर ले जाऊं। इस युद्ध से पहले थोड़ा ध्यान रखना, तो यही वाला युद्ध की हम बात कर रहे हैं। एक गुजरात रियासत पड़ती है, गुजरात में एक जगह है धौलका। गुजरात में एक जगह है धौलका, और धौलका का शासक था बीर धवल। धौलका का शासक था बीर धवल, जिसके दो मंत्री हुआ करते थे, वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो मंत्री थे। वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो मंत्री बीर धवल के। बीर धवल कहां का शासक? धौलका गुजरात का शासक था। इन मंत्रियों का एक चेला था, चेला मैं कहूं यानी कि इनको पैसे वगैरह दे दिया करते थे ये वास्तुपाल और तेजपाल, इनके लिए काम करता था। उस चेले का नाम था जयसिंह सूरी। और ये जयसिंह सूरी अपने यहां पे रहता था चित्तौड़ में, यानी मेवाड़ क्षेत्र में रहा करता था। तो मैं इसी जयसिंह सूरी की बात कर रहा हूं कि ये जो जयसिंह सूरी है ये किनका चेला था? वास्तुपाल और तेजपाल का। और वास्तुपाल तेजपाल खुद किनके मंत्री थे? बीर धवल के। बीर धवल कहां का शासक था? धौलका गुजरात का शासक था। इधर जब ये मेवाड़ में रह रहा था जयसिंह सूरी, तो जयसिंह सूरी एक पुस्तक लिख रहा था। ये जो युद्ध हुआ था इस युद्ध के बारे में जानकारी के लिए पुस्तक लिख रहा था, हम्बीर मदमर्दन। हम्बीर, वैसे नाम तो इसका ओरिजिनल अमीर मदमर्दन था। अमीर इसमें इल्तुतमिश के लिए काम में आया है, और मदमर्दन घमंड को चूर करने वाला, यानी इल्तुतमिश के घमंड को चूर कर दिया था जैत्र सिंह ने। उनके ऊपर पुस्तक लिख रहा था जयसिंह सूरी। पुस्तक का नाम अब हम हम्बीर मदमर्दन पढ़ते हैं, लेकिन नाम मूलतः क्या था? अमीर मदमर्दन। इस युद्ध में भूताला युद्ध की पूरी जानकारी मिलती है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हो गया था और ये जब पुस्तक लिख रहा था हमीर, जयसिंह सूरी जब हमीर मदमर्दन नाम की पुस्तक लिख रहा था, तो इसमें एक बार वास्तुपाल और तेजपाल इसको मिल गए। वास्तुपाल तेजपाल मिले और उससे कहा कि क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं हमारे राजा के ऊपर पुस्तक लिख रहा हूं, एक ग्रंथ लिख रहा हूं जो इल्तुतमिश के साथ लड़ाई का वर्णन हुआ था उसमें। मान तू पैसा किससे लेता है? चंदा किससे लेता है? सब पैसा चंदा तो आप देते हो मुझे। और तारीफ किसकी कर रहा है? तो तारीफ तो मैं जैत्र सिंह की कर रहा हूं। नहीं, तो जैत्र सिंह की तारीफ कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अब तू हमारे राजा की तारीफ करेगा। हमारा वाला राजा कौन? बीर धवल। तो बीर धवल की तारीफ करेगा, ऐसा कह दिया किससे? जयसिंह सूरी से। अब जयसिंह सूरी क्या करता है? उसी पुस्तक में कुछ नया कंसेप्ट जोड़ता है। वो कंसेप्ट ये था कि इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य में युद्ध हो रहा था। जैत्र सिंह की सेना हार रही थी, इल्तुतमिश भारी पड़ रहा था। तब किसी ने अफवाह फैला दी कि बीर धवल आ रहा है, बीर धवल आ रहा है। और बीर धवल की अफवाह सुनकर इल्तुतमिश के सैनिक भागे और इल्तुतमिश भी भाग जाता है। और युद्ध को कौन जीत जाता है? जैत्र सिंह जीत जाता है।
तो इन्हीं जीते जाते युद्ध को इतिहासकारों ने क्या बना दिया, जीता था जैत्र सिंह, लेकिन किसकी सहायता से, वीर धवल की सहायता से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जैत्र सिंह ने ही युद्ध जीता था, लेकिन अमीर मर्दवर्धन पुस्तक में जयसिंह सूरी इस्तवास्त का उल्लेख करता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि वीर धवल के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। बाद में वीर धवल के बारे में ऐसा कहते हैं कि वीर धवल और जैत्र सिंह का भी आमना सामना होता है, जिसमें वीर धवल पराजित होता है। जीतता कौन है, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह इस वीर धवल को भी पराजित कर देता है। और आगे जानकारी देखें तो ये जो प्रमुख युद्ध है भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध हार गया यहाँ पे कौन, इल्तुतमिश। जानकारी कौन देता है, अमीर मर्दवर्धन या हमीर मर्दवर्धन की, ये इस युद्ध की जानकारी देता है। आगे बात करें अब हम, जब इस युद्ध को इल्तुतमिश हार गया, तो हार कर जब वापस जा रहा था तो रास्ते में आहड़ और नागदा को क्षति पहुंचा गया। आहड़ और नागदा को क्षति पहुंचा गया, गांव को आग लगा गया, लूटमार कर गया, इस तरह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। जब जैत्र सिंह आता है अपने राज्य में तो वहां देखता है कि यहां तो छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है मामला, तो जैत्र सिंह क्या करता है, अपनी राजधानी को बदलता है, क्योंकि उसको लगा कि आमतौर पे जो भी आता है रास्ते से गुजर रहा है, आग लगा के चला गया, राजधानी सुरक्षित नहीं है, लोग बाग सुरक्षित नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी जगह पे कैपिटल राजधानी को ले जाया जाए जहां पर लोग क्या हो, सुरक्षित हो। तो इसीलिए जैत्र सिंह ने उस स्थान को खोजा जो किसी समय बप्पा रावल ने उसे जीत के दिया था, और वो स्थान था चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को खोजा और चित्तौड़ को अपनी क्या बनाया, राजधानी। और चित्तौड़ से सुरक्षित किला कौन सा हो सकता है, काफी समय तक अब चित्तौड़ राजधानी रहने वाली। आगे हम पढ़ेंगे कि चित्तौड़ का गढ़ इतना मजबूत है, आप दुर्गों में भी पढ़ते हो कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। तो महत्वपूर्ण जो दुर्ग था चित्तौड़, उसको राजधानी बनाने वाला शासक कौन, जैत्र सिंह। इसकी जानकारी कौन देता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ये भी कहते हैं कि चित्तौड़ को राजधानी बनाया जैत्र सिंह ने, और वो प्रथम शासक थे ऐसे जिन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। दूसरा ये भी कहते हैं कि चित्तौड़ जीतने वाला भी कौन, जैत्र सिंह, क्योंकि अगर बप्पा रावल चित्तौड़ को जीतता तो चित्तौड़ को राजधानी बनाता, लेकिन उस समय इतना ज्यादा सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया बप्पा रावल के समय, लेकिन जैत्र सिंह के समय ध्यान दिया गया, क्योंकि इल्तुतमिश का युद्ध अभी हुआ और नागदा और आहड़ में आग लगा के वहां पे क्षति पहुंचाई। तो इस कारण से चित्तौड़ को राजधानी बना दिया किसने, जैत्र सिंह ने। तो जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, प्रमाण दशरथ शर्मा कहता है, और चित्तौड़ का प्रथम विजेता भी किसको मानता है, दशरथ शर्मा को मानता है। दूसरा यह भी कहता है कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का जो स्वर्ण काल है वो दशरथ शर्मा के काल को कहता है। तो इतिहास काल का स्वर्ण काल भी ध्यान रखना है कि स्वर्ण काल ये वाला हो जाएगा। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दशरथ शर्मा क्या क्या बातें कहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम, देखो कि एक ग्रंथ की रचना हुई। हम जब चित्रकला पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि कुछ चित्रित ग्रंथ हैं, जिनमें चित्रित ग्रंथ में एक ग्रंथ है ओग निर्युक्ति ग्रंथ। ओग निर्युक्ति ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना जो है, इस ग्रंथ की रचना भी इन्हीं के काल में हुई। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ओग निर्युक्ति ग्रंथ की रचना किसके काल में हुई, तो किनके काल में हुई, जैत्र सिंह के काल में हुई। कुछ टाइटल देख लेते हैं इसके। जैत्र सिंह को क्या क्या कहा जाता है, जैत्र सिंह को 5 आंखों वाला शासक कहा जाता है। आमतौर पे 2-3 आंखों वाले शासक आपने देखे होंगे, तीसरी आंख किसी को कह दिया जाता है कि हाँ ये तो ज्यादा देखता है, इधर उधर की पूरी जानकारी रखता है, तीसरी आंख। लेकिन इसको 5 आंखों वाला शासक कहा गया है। ये बात 5 आंखों वाले शासक की किसके लिए कही गई है, जैत्र सिंह के लिए कही गई है। यानी इसकी इतनी नजर थी कि आदमी 2 आदमी क्या, बिल्कुल 3 आदमी जैसे, 3 आदमियों के बराबर अकेला नजर रखता था। पूरे के पूरे मेवाड़ में चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाला कौन, जैत्र सिंह। तो इसीलिए इनको ख्यातों में क्या कह दिया गया है, 5 आंखों वाला शासक बोल दिया गया है। अगला देखिए दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जी इसको एक टाइटल और देते हैं। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक है। मेवाड़ में जो नई शक्ति आई है, नई ऊर्जा आई है, उसके लिए जिम्मेदार या फिर उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है, जैत्र सिंह ने निभाई है। अगला जी.एच. ओझा इसके लिए ये कहते हैं कि ये कौन है, रण रसिक। रण रसिक किसको कहा जाता है, जो युद्ध को चाहने वाला होता है, युद्ध जिसको प्रिय होता है, हर समय युद्ध की चाह रखने वाला कौन, जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह को रण रसिक कहा गया है, युद्ध को चाहने वाला कहा गया है। जी.एच. ओझा इस बात के बारे में कहता है, और हम पढ़ते भी हैं कई सारे युद्ध। इल्तुतमिश को पराजित किया, गुजरात के शासक वीर धवल को पराजित किया। इधर सिंध शासक एक ये भी है, सिंध शासक नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। नासिरुद्दीन कुबाचा का भाई था, उसको पराजित किया। कई ऐसे युद्ध लड़े जिनमें जैत्र सिंह विजयी रहा। तो एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि सिंध का शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा, जिसको पराजित किया था किसने,
जैत्र सिंह ने पराजित किया। एक युद्ध की मैं और चर्चा करूं, कुबाचा को पराजित कर दिया, सिंध का शासक था। एक युद्ध की और चर्चा करते हैं, जालौर का शासक। हम पढ़ते हैं कि जालौर की अनबन पहले से ही होने लग गई है कि वहां पे कीर्तिपाल चौहान जब सामंत सिंह को पराजित कर देता है, हमने पिछली वीडियो में देखा, तो वो वाली बात थी। तो यहां भी वही चल रहा है। जालौर का शासक था अब की बार उदय सिंह चौहान। उदय सिंह चौहान और इनके मध्य में युद्ध होता है, लेकिन उदय सिंह चौहान पराजित हो जाता है। अब पराजित हो गया तो इसने सोचा कि अब राज्य बचाने के लिए तरीका यही है, और इसने क्या किया, अपनी पुत्री उदय सिंह ने अपनी पुत्री जैतल देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। तो तेज सिंह के साथ जैतल देवी का विवाह कर दिया, और आगे चलकर जो जैतल देवी है, जैतल देवी चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाएगी, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जैतल देवी ने। जैतल देवी कौन? तेज सिंह की पत्नी। तेज सिंह कौन? जैत्र सिंह का पुत्र। और जैत्र सिंह के बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? तेज सिंह बनेगा। तो ये प्रमुख जानकारी थी जैत्र सिंह से संबंधित। हमने देखा कि भूताला का युद्ध ये लड़ता है, इल्तुतमिश को पराजित करता है, चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। चित्तौड़ का प्रथम विजेता यही है। मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक इसको कहा जाता है। हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी ने पुस्तक लिखी। वास्तुपाल और तेजपाल धवल, बीर धवल के मंत्री हुआ करते थे, जिनका चेला जयसिंह सूरी, उसने ये पुस्तक लिखी। इसमें बीर धवल की तारीफ की गई है। जालौर के शासक उदय सिंह चौहान ने अपनी पुत्री का विवाह तेज सिंह के साथ किया, और जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये था जैत्र सिंह के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं, जैत्र सिंह के बाद अगला शासक कौन बनता है दोस्तों? तेज सिंह बनता है। जैत्र सिंह के बाद में कौन? तेज सिंह। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम तेज सिंह के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने जैत्र सिंह के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, जैत्र सिंह के बाद में अगले राजा बनते हैं तेज सिंह। तेज सिंह के काल की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, देखो तेज सिंह के काल की जो मैं बात करूं तो एक तो इनका शासनकाल 1250 से 1273 ईस्वी तक ये राजा रहे। इनके काल की प्रमुख जो घटना है वो है, इनके काल में एक ग्रंथ लिखा गया। उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह के काल का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है। इसके लेखक थे कमलचंद। और कब लिखा गया? 1260 ईस्वी में। 1260 ईस्वी में कमलचंद द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ लिखा गया, जो हम मेवाड़ चित्रकला शैली में जो पुराने ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें इनको पढ़ते हैं। तो प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक बात तो ये तेज सिंह से संबंधित। अगली मैं थोड़ी सी बात करूं तेज सिंह के काल की। तो तेज सिंह हमने देखा था कि दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन। दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन, और नासिरुद्दीन का एक भाई था कुतलक खां। नासिरुद्दीन का भाई था कुतलक खां, जिसकी नासिरुद्दीन से नहीं बनती थी, और इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में ये भाग गया वहां से, और भागकर कहाँ आ गया? चित्तौड़। और चित्तौड़ में शरण देने वाला कौन? तेज सिंह। यानी कि तेज सिंह ने शरण दे दी किसको? कुतलक खां को। अब कुतलक खां को शरण दे दी, और अपने राजपूताना में तो कहते हैं कि घर आया मेहमान होता है, चाहे दुश्मनी हो। कुतलक खां को शरण दे दी। दिल्ली शासक नासिरुद्दीन इस बात से चिढ़ गया, और इसने बलवन के नेतृत्व में, सेनापति था बलवन के नेतृत्व में सेना भेज दी। बलवन आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, लेकिन असफल हो जाता है। तो बलवन के नेतृत्व में सेना भेजी और असफल हो गया। जीतता कौन है? तेज सिंह। तो एक थोड़ा सा ये याद रखना कि बलवन ने आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा। बलवन ने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि नासिरुद्दीन के कहने पर कुतलक खां को शरण दे दी थी तेज सिंह ने, इस कारण से आक्रमण किया। तो ये थोड़ी सी बात थी तेज सिंह के काल की। एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और एक बलवर का असफल आक्रमण। तेज सिंह के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है समर सिंह। तेज सिंह के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है कौन दोस्तों? समर सिंह। समर सिंह के काल की कई घटनाएं हैं, जिनमें सबसे पहले हम इनका कालक्रम देख लें। 1273 से 1302 ईस्वी तक राजा रहते हैं समर सिंह। अब समर सिंह के बारे में और जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में देखें कि समर सिंह जो है वो जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला मेवाड़ का पहला शासक था। किसके कहने पे किया? तो एक तो था रत्न प्रभु सूरी और पार्श्वनाथ, दो जैन दरबारी विद्वान थे इसके दरबार में। उनके कहने पर जीव हत्या पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और ये करने वाले ये मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने जीव हत्या पे क्या लगाया?
प्रतिबंध लगाया। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन? समर सिंह। किसके कहने पर? रतन प्रभु सूर्य और पार्श्वनाथ के कहने पर। आगे देखें दोस्तों, इनके काल में देखो 8 शिलालेख प्राप्त हुए। इनके काल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए, जिनमें से 5 तो अकेले कहाँ के थे? चित्तौड़ के। 5 तो चित्तौड़ के शिलालेख प्राप्त हुए, 3 अलग हैं, एक तो आबू का शिलालेख, एक दरीबा का शिलालेख और एक चीरबा का शिलालेख। आबू शिलालेख, दरीबा शिलालेख और चीरबा शिलालेख, 5 चित्तौड़ के शिलालेख। इस तरह से कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे समर सिंह के काल में, जिनमें से चीरबा शिलालेख तो प्रमुख है। इनके बारे में तो इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई हैं। आगे देखें हम इनकी कुछ उपाधियां, टाइटल्स क्या हैं इनके। तो टाइटल की बात करें, एक टाइटल तो इनका मिलता है शत्रु के लिए सिंह के समान बताया गया है। शत्रु के लिए सिंह के समान, वो कहाँ बताया गया है? चीरबा शिलालेख में। चीरबा शिलालेख में समर सिंह को सिंह के समान बताया है। तो सिंह के समान शासक कौन? समर सिंह। किसने बताया? चीरबा शिलालेख में लिखा हुआ है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, एक जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में और इसकी प्रशंसा लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि शत्रु के लिए नव शक्ति का अपहरण करता। नव शक्ति का अपहरण करता कौन? समर सिंह। तो एक बात तो यह कि सिंह के समान, अपहरण करता, शक्ति का अपहरण करता, कौन हो जाएगा बताओ? समर सिंह हो जाएगा। तो ये 2 इसके टाइटल, एक तो सिंह के समान वाला और एक शक्ति का अपहरण करता, एक चीरबा शिलालेख में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है। तो ये समर सिंह के कार्य में 2 बातें। और आगे पढ़ते हैं। देखो, समर सिंह जब मेवाड़ का शासक था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का पहले तो शासक होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद में इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जब शासक था, तो इनके काल में 1299 में अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापति, अपने जो प्रमुख 2 सेनापति थे, उनको गुजरात अभियान पर भेजा। उलुग खां और नुसरत खां, 2 प्रमुख सेनापति थे, उलुग खां, नुसरत खां, जिनको गुजरात अभियान के दौरान भेजा। और गुजरात अभियान पर जब वो जा रहे थे तो मेवाड़ के रास्ते से होकर गए, जिस पर समर सिंह ने इनसे आर्थिक दंड वसूला। यानी इनसे क्या लिए? रुपए लिए। इन पैसे रुपए वसूले गए, आर्थिक दंड वसूला गया। दंड वसूलने वाला कौन? समर सिंह। तो इस बात से नाराज होकर बाद में आगे पढ़ेंगे हम कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करने आएगा, चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा, क्योंकि अभी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। क्यों करेगा? उन सब के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आगे देखते हैं। ये समर सिंह के काल की कुछ प्रमुख घटनाएं थी। समर सिंह के काल में एक तो ये ध्यान रखना कि जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाई, 8 शिलालेख प्राप्त हुए। चीरबा शिलालेख में इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। 2 उपाधियां हैं, एक तो सिंह के समान बताया गया है शत्रु के लिए, और एक शत्रु की शक्ति का अपहरण करता। समकालीन शासक जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान अपने 2 प्रमुख सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को भेजा, जिनसे आर्थिक दंड वसूला समर सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। जब समर सिंह अपने अंतिम समय में थे, समर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1302 ईस्वी में। तो समर सिंह के जो पुत्र थे, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम था रतन सिंह, जो मेवाड़ का अगला राजा बनता है, और जो छोटा पुत्र था प्रमुख, उनका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण किसी बात से नाराज होकर यहाँ से निकल जाता है और वो चला जाता है नेपाल, अपने पड़ोसी देश, और नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना करता है। नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना करता है। हमने पहली क्लास में देखा था कि गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख करते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिनमें से एक शाखा कौन सी बताई थी? नेपाल। तो नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना करने वाला कौन? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जाता है नेपाल में, गोहिल वंश की स्थापना करता है। तो बड़ा प्राचीन वंश है, बड़ा ही नाम कमाया है, न केवल भारत में, न केवल राजस्थान में, अपितु पूरे विश्व भर में एक बड़ा नाम चलता है गोहिलों का। तो ये था गोहिल वंश, और गोहिल वंश में कौन से शासक? तेज सिंह और समर सिंह। तो आज की क्लास में हमने जैत सिंह, तेज सिंह, समर सिंह पढ़े दोस्तों। आगे आने वाली क्लास में हम रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह कौन? समर सिंह का पुत्र। तो रावल रतन सिंह के बारे में दोस्तों अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तैयार रहें दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, लगातार आपको वीडियो आ रही है, और अपनी तैयारी को जोरों से स्टार्ट कर दें। आने वाली भर्तियों में आपका सिलेक्शन पक्का है। इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, पीएसबी स्टडी के साथ बने रहिए।
टेलीग्राम चैनल आप पे जुड़ जाइए, जिससे आपको कंटेंट मिलता रहे, नोट्स मिलते रहें, कलरफुल नोट्स मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो रेगुलर लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे दबा दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।